वोटों के बारे में समझाया गया और उनसे उनके जिले के बारे में तथा लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पूछा गया और विस्तृत जानकारी ली गई। उनको इस बात से पूरी तरह अवगत कराया गया है कि मतदाता जागरूकता, महिलाओं, दिव्यांग, वरिष्ठ मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, कोविड सेफ्टी व्यवस्था तथा जितनी भी अन्य महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको इसके बारे में पूर्णतः अवगत कराया गया और उनको इसके बारे में उनसे संज्ञान भी लिया गया। इसके उपरांत आयोग ने विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ मीटिंग की, जिसमें कि आयकर विभाग है, जीएसटी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एक्साइज डिपार्टमेंट, एनसीबी, बैंक्स, नोडल ऑफिसर्स, इन सभी के साथ विस्तृत चर्चा की, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य है कि ये पूरा इलेक्शन इंड्यूसमेंट फ्री और प्रलोभन फ्री हो। इसके लिए उनकी बहुत ही एक मीटिंग ली गई, जिसमें उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी तरह का भी प्रलोभन और किसी तरह का भी एक्साइज डिस्ट्रीब्यूशन, मादक पदार्थों का डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री वीज डिस्ट्रीब्यूशन किसी तरह से भी ना हो पाए, और उनसे उसके बारे में पूरी विस्तृत चर्चा की गई। आयोग ने उसके उपरांत जो हमारे नोडल ऑफिसर्स होते हैं पुलिस के और हमारे सीओ के साथ भी विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की, और उसके बाद जो सबसे आखिर में जो जितने भी कंसर्न्स थे हमारे, तो मुख्य सचिव, डीजी पुलिस, हेल्थ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी तथा अन्य सेक्रेटरीज के साथ अभी मीटिंग की है यहाँ पे आने से पहले। जो राजनीतिक दलों ने जो विभिन्न बिंदु उठाए गए थे उसके बारे में बताना चाहूँगा कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने ये हम लोगों को बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव होने चाहिए। तो सबसे प्रथम सभी दलों ने विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सभी ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव कराया जाए। कुछ दलों के प्रतिनिधियों ने दिन के समय बिना कोविड नियमों का पालन किए हुए चुनावी रैलियों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की, साथ ही रैलियों की संख्याओं को नियंत्रित करने की भी मांग की। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि घनी आबादी वाले पोलिंग स्टेशंस को खुले स्थानों में किया जाए ताकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान संपन्न हो सके। कुछ दलों के प्रतिनिधि ने मांग की कि 80+ सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांग वोटर्स जिन्हें घर बैठे पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई है उनकी सूची भी उनको दी जाए। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों में से एक ने महिला मतदाताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुख्ता इंतजाम करने का अनुरोध किया और पोलिंग बूथ पर पर्याप्त महिला पुलिसकर्मियों की व्यवस्था की भी मांग की ताकि आवश्यकता होने पर महिला मतदाताओं की पहचान, सत्यापन और सुरक्षा व्यवस्थित रूप से हो सके। कुछ प्रतिनिधियों ने प्रशासन के कुछ लोगों के पक्षपाती रवैये की, यानी कि जो बायस्ड अप्रोच है, उसके बारे में भी शिकायत की और दलों के प्रतिनिधियों में से एक ने पुलिस द्वारा उनकी रैलियों पर अनुचित प्रतिबंध लगाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने ये भी बताया कि उनके प्रत्याशी भी आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं हैं कि विज्ञापनों का प्रसारण कर सकें। दलों के प्रतिनिधियों में से एक ने समूचे राज्य में सीपीएफ की जल्दी से तैनाती का भी अनुरोध किया। अधिकतर राजनीतिक दलों ने प्रचार प्रसार के दौरान धनबल, शराब, मादक पदार्थों और मतदाताओं को फ्री वीज दिए जाने पर संभावना जताई तथा इसके माध्यम से चुनाव प्रभावित होने की चिंता भी व्यक्त की। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हेट स्पीच तथा रैलियों में बेहिसाब इस्तेमाल किए जाने पर चिंता की। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों में से एक ने पेड न्यूज को लेकर भी अपनी चिंता व्यक्त की है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने जिन मुद्दों पर अपने आयोग के समक्ष रखे हैं उन सभी मुद्दों से आयोग अवगत है। भारत निर्वाचन आयोग मतदान प्रक्रिया को और अधिक सुगम, सहज, सरल और प्रलोभन मुक्त करने के लिए सदैव प्रयासरत है। भारत निर्वाचन आयोग का हमेशा मानना है कि मतदाताओं के बाद राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया के महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर हैं। आयोग ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को आश्वासन भी दिया है कि हमारा प्रयास स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी, प्रलोभन युक्त और कोविड सेफ चुनाव कराने का है, इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल इलेक्शंस, सो दैट हमारा जो मोटो है दैट नो वोटर शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, दैट इज आवर बेसिक मोटो एंड कमीशन विल डू ईच एंड एवरी पॉसिबल एक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं कि जो हमारा मतदाता पंजीकरण का जो अभी कार्यक्रम चल रहा है और जो चला है और 5 तारीख को जो ड्राफ्ट रोल प्रकाशित होना है, उसमें हमारे अधिकारियों ने उसमें काफ़ी मेहनत की है और क्या क्या उसके परिणाम हुए हैं वो आपके समक्ष रखना चाहूँगा। जो हमारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण जिसको हम SSR बोलते हैं, 5 जनवरी 2022 को निर्वाचक नामावली अंतिम रूप से प्रकाशित की जाएगी। राज्य में अभी तक मतदाताओं की कुल संख्या लगभग
15.02 15 करोड़ से अधिक है। अंतिम प्रकाशन पर मतदाताओं के वास्तविक आंकड़े स्पष्ट होंगे। इसके बाद भी नामांकन दाखिल करने का आखिरी तारीख तक भी मतदाता क्लेम्स ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकते हैं। असल में कुछ लोगों को ये भ्रांति है कि जब ये प्रकाशित हो रही है शायद हमारा नाम उसके बाद इसमें ना लिखा जाए। तो मैं ये भी बताना चाहूँगा आपके जरिए सभी लोगों को कि ये प्रकाशित होने के बाद भी लोग देख लें, अगर किसी का नाम उसमें नहीं लिखा गया है या किसी का नाम कटने से भी रह गया है तो उस तरह के सारे क्लेमों को वो जो हमारे नॉमिनेशन की आखिरी दिन होती है उस तक वो अपने क्लेम्स और ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। तो अभी ये नहीं है कि जी खत्म हो गया अब हमारा नाम कैसे जुड़ेगा। तो ये जो चिंता है किसी के भी दिमाग में वो आप ही उसको निकाल सकते हैं, आप ही वहां तक हमें पहुंचा सकते हैं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022 के दौरान अब तक 52.8 लाख 52.8 लाख नए मतदाताओं को इलेक्टोरल रोल में सम्मिलित किया गया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसमें लगभग 23.92 लाख पुरुष और 28.86 लाख महिला मतदाता हैं। इन नए मतदाताओं में 18 से 19 वर्ग आयु वर्ग के करीब 19.89 लाख शामिल हैं, जो कि पिछले एसएसआर के मुकाबले 3 गुने अधिक हैं। यानी कि पिछली बार जो ये 18 से 19 तक के मतदाता थे इनका परसेंटेज पूरे इलेक्टोरल रोल में कुल 0.51% था, जो कि बढ़कर अब 1.32% हो गया है। हमारा ये उद्देश्य है कि जितने लोग भी 18 साल 1 जनवरी 2022 को हो रहे हैं वो सभी इलेक्टोरल रोल में शामिल हों, और इसके लिए हमारे अधिकारियों ने बहुत ही डिफरेंट तरह से प्रयास किया। कॉलेजेस में जो इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब बनाए, लोग वहाँ पहुँचे जा जाके और उनसे अनुरोध किया, उनके फॉर्म भरवाए गए 6, जिसकी वजह से ये 3 गुना अधिक जो एनरोलमेंट हुआ है। ये इसके लिए अफसरों ने बहुत अधिक कार्य किया है। और एक बहुत और अधिक उपलब्धि हुई है महिला सशक्तिकरण के बारे में, जो महिलाओं को अधिक से अधिक वोटर बनाया गया है। पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था 2017 में, उसमें हमारा जो जेंडर रेशो था वो कुल 839 था, यानी कि 839 महिलाएं 1000 पुरुष। और हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि भाई इसको महिलाओं को भी अधिक से अधिक लोगों को उसमें भर्ती किया जाए, इसमें इनकी एनरोलमेंट किया जाए। तो हमारे अधिकारियों ने आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, ब्लॉक लेवल ऑफिसर जो फीमेल हैं उनको घर घर भेजा, उन लोगों से बात की और उन लोगों को समझाया कि आपका मताधिकार में होना बहुत आवश्यक है और आपको अपना मत का प्रयोग भी करना है और आप अपनी मतदाता सूची में शामिल हों। उसकी वजह से जो ये बढ़ा है 839 जो 2017 में था उससे बढ़कर ये 868 पहुंच गया है, जो कि 29 पॉइंट प्रति 1000 के हिसाब से जो बड़ा है। ये एक अपने आप में एक काफ़ी बड़ा वर्क है। और आप देखते होंगे कि जो पूरे शामिल हुए हैं उसमें 23.92 लाख पुरुष और 28.86 लाख महिला मतदाता हैं। तो जो महिला मतदाताएं बढ़ी हैं वो रफली 5 लाख ज़्यादा हैं पुरुषों के मुकाबले। तो ये जो इस दिशा में काम किया गया है इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, जो कि वोटर टर्नआउट भी मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और पूरा महिलाओं का इसमें पूरा योगदान रहेगा। ये हमारा एक अथक प्रयास है। और इसके बाद सभी डीओ को इंस्ट्रक्शन भी दे दिए गए हैं कि मतदाता सूची से जुड़ी शिकायतों का अगर किसी को 5 तारीख के बाद जो भी हमारा प्रकाशित होगा उसमें किसी की शिकायत रह गई है, उसके बाद भी उसकी शिकायत को अटेंड करें और उसका तुरंत निस्तारण करें। सारे लोगों से हम लोगों ने, जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डीओस थे, सबसे पूछा है कि उन्होंने सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग की है, उन्होंने अवगत कराया है, हमको विश्वास दिया है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी से मीटिंग हुई है, उनके मिनट्स बने हैं और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी ऐसी शिकायत नहीं है जिसका कि निस्तारण अभी तक नहीं किया गया है। उसके बावजूद भी आदेश दिए गए हैं उनको कि अगर किसी की भी शिकायत आती है उसका तुरंत निस्तारण करें और उनके साथ मीटिंग करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने हम लोगों को ये भी अवगत कराया, क्योंकि हमारा जो प्रयास है दिव्यांगजनों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए एक समाज कार्यकृत है और आयोग उसमें चाहेगा कि उनकी भागीदारी पूरी तरीके से हो। तो अभी तक जो पोजीशन है उसके हिसाब से इस राज्य में 10,64,266 दिव्यांग मतदाता हैं और 80 वर्ष से अधिक आयु के जो मतदाता हैं वो 24,03,296 मतदाता हैं और 2,97,442 सर्विस मतदाताओं को भी आइडेंटिफाई किया गया है।
सभी मतदान पूरी तरीके से एक्सेसिबल होंगे, जहां पर हमारे दिव्यांगजनों को कोई परेशानी न हो, जहाँ हर तरह से सुविधा दी जाएगी जिससे कि वे सहजता से मतदान कर सकें। ये हमारा दायित्व है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं और जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनको हम मतदान के लिए प्रेरित करें और उनको अधिक से अधिक मतदान कराएं। हमारे इस प्रयास से अभी जो एक राज्य में इलेक्शन हुआ था, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें 90% जो दिव्यांगजन थे उन लोगों ने वोट दिया था। तो एक अपने आप में एक मिसाल है और हम चाहेंगे कि वो मिसाल हमारे इस राज्य में भी पूरी तरह से चले। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस प्रदेश में पहली बार 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को, दिव्यांग मतदाताओं को और कोविड अफेक्टेड मतदाताओं को आयोग घर द्वारा घर पर ही बैठे हुए पोस्टल बैलेट की ऑप्शनल सुविधा प्रदान करेगा। मतलब कि आपकी इच्छा है, हम तो आपको चाहते हैं कि आप आए हमारे पोलिंग स्टेशन पे, जो कि पूर्णतः आपके लिए सुरक्षित हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई लोग नहीं आना चाहते, जैसे 80+ के आदमी हैं, अगर वो नहीं आना चाहते हैं तो ECI विल गो टू देयर डोर स्टेप। ECI इज एट द डोर स्टेप ऑफ दीज सीनियर सिटीजन्स, ऑफ दीज दिव्यांग पर्सन्स एंड दीज पर्सन्स हु आर एब्सोल्युटली कोविड अफेक्टेड। वी विल गो टू देयर होम। लेकिन इसमें पूर्णतः पारदर्शिता बढ़ती जाएगी। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का थोड़ा सा कंसर्न था। मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग भी इस तरह से अपने फॉर्म भरेंगे और जो इसमें आना चाहेंगे कि हम घर से ही वोट देना चाहते हैं, उनका नाम पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जाएगा। जो हमारी टीम जाएगी उसकी वीडियोग्राफी होगी, टाइम बताया जाएगा। और ये भी मेंटेन किया जाएगा सीक्रेसी डिस्टर्ब ना हो, बिकॉज अल्टीमेटली इट हैज टू बी सीक्रेट बैलेट। सो सीक्रेसी मेंटेन रहे, लेकिन साथ में पारदर्शिता हो और निष्पक्षता हो। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और चुनौती है जिसको कि हम लोग पूरा करेंगे और सभी लोगों को उसमें हम लोगों का सहयोग देना चाहिए कि अगर हम उनके घर पर जा रहे हैं, पहली बार इस तरह की सुविधा दी जा रही है। हालांकि बहुत से लोगों ने इसको नहीं लिया और उन्होंने कहा चूंकि ये तो एक पर्व है और हम लोग जाना चाहेंगे बूथ पर। तो जो हम लोगों ने बिहार में इस तरह से सबसे पहले शुरू किया था, तो वहाँ पे कुल 3% लोगों ने कहा कि हम आपको घर बैठे बैठे हम इलेक्शन करेंगे, बाकी लोग तो सब बूथ पर ही आए थे। तो इस तरह से यहाँ पर भी हम जो चाहेंगे जो लोग फॉर्म भरेंगे उसकी विधिवत सूचना दी जाएगी पॉलिटिकल पार्टीज को और उनको पूरी तरीके से, जो मेरा एक सुझाव है हमेशा कि ECI इज एट योर डोर स्टेप। तो ये इसके द्वारा हम चाहेंगे कि मतदान इसी तरीके से हो और उन लोगों को हम मतदान में भागीदारी बना सकें। अब मैं आपको मतदान केंद्र और मतदाताओं की सुविधा के बारे में बताना चाहूँगा। कोविड को ध्यान में रखते हुए पहले जो हमारे बूथ थे वो 1500 लोगों के ऊपर एक बूथ बनाया जाता था। हमने इसको घटाकर 1250 कर दिया है और इसलिए ऑन एन एवरेज 860 लोग एक बूथ के ऊपर बनाए गए हैं। इससे हमारी जो पोलिंग बूथ की संख्या है वो 11,000 बढ़ चुकी है ऑलरेडी। तो इसके कंसिक्वेंस में जितना स्टाफ वगैरह लगाना होता है वो भी बढ़ गया है, जिनके लिए ज़्यादा लोग लगाए जाएंगे। तो हमारे बूथ जो हो गए हैं वो 1,74,351 मतदान स्थल हैं और इस तरह के बूथ हमारे जो बढ़ाए गए हैं वो 11,000 हैं। सभी DOs को हम लोगों ने निर्देश दिए हैं कि जहाँ पर भी पोलिंग स्टेशन किसी भी लोकेशंस पे अगर 5 पोलिंग बूथ हैं तो वो खुद जाकर उसकी समीक्षा करें, खुद जाकर देखें कि वहाँ पर पूरी तरीके से सब भीड़ को मैनेज करने की व्यवस्था है या नहीं है, एग्जिट और एंट्री पॉइंट प्रॉपर है या नहीं है, बैठने की व्यवस्था प्रॉपर है या नहीं है। तो इस तरह से वो स्वयं खुद जाकर देखें। कहीं कहीं जहाँ पर हैं 10-10 पोलिंग स्टेशन भी हैं एक पर्टिकुलर लोकेशंस के, जहाँ बहुत बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, बट वी हैव सीन दीज ऑफिसर्स विल गो देमसेल्व्स, वेरीफाई दैट प्रॉपर अरेंजमेंट्स आर मेड। और ये हमारा चुनाव आयोग बिल्कुल इसके लिए प्रयासरत है कि सभी पोलिंग बूथ्स पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज विल बी प्रोवाइडेड, मीनिंग देयर बाय दैट सभी पोलिंग बूथ्स पर पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, बिजली आपके लिए और दिव्यांगजनों के लिए एक जेंटल रैंप की व्यवस्था, हर जगह जो हमारे पोलिंग बूथ होंगे रैंप की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि व्हील चेयर की व्यवस्था की जाएगी और वॉलंटियर्स की व्यवस्था की जाएगी और उनको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी फ्री में दी जाएगी। जो भी आना चाहते हैं वो अपनी PWD ऐप है उस पर भरें या वैसे भी हमें सूचित करें और हमारा कमीशन उसके लिए खुद सारी व्यवस्थाओं की अरेंजमेंट करेगा और दिव्यांगजन जिससे कि अपना वोट सुचारू रूप से कर सके। राज्य में 4030 मॉडल मतदान केंद्र बनाए जाएंगे।
मतलब प्रत्येक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में लगभग 10 आइडियल पोलिंग बूथ होंगे, जिसमें कि बहुत अच्छी तरीके से जो भी स्पेस और जो भी होगा उसको दिखाया भी जाएगा, उसको करा जाएगा, सो दैट एवरीबडी शुड सी दैट व्हाट इज द मॉडल दिस थिंग। और वुमेन पार्टिसिपेशन के लिए हम चाहते हैं कि महिला सशक्तिकरण पर, जैसे पहले बताया मैंने आपको, एक प्रॉपर अफेक्ट आना चाहिए, उनको इस भागीदारी में एक फीलिंग आनी चाहिए कि स्ट्रेंथ इज सेम। इस प्रदेश में कम से कम 800 ऑल वुमेन मैनेज पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। 403 हमारी कंस्टिट्यूएंसीज हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम 800 ऐसे पोलिंग स्टेशन होंगे जिसमें पूरे कर्मचारी महिलाएं होंगी और सुरक्षा कर्मचारी भी महिलाएं होंगी। आपने शायद नीचे आने से पहले कुछ स्वीप की जो एक्टिविटीज नीचे हो रही थी वो शायद नीचे देखी होंगी आप लोगों ने, कि किस तरह से हम लोगों ने प्रयास किया है लोगों को बताने का कि महिला बूथ किस तरह से बनते हैं और दिव्यांगों को हम किस तरह से इसको मैनेज करेंगे। उस तरह की चीज़ें शायद आप लोगों ने देखी होंगी, और उसको जिन्होंने नहीं देखी हो वो देखें कि हमने नीचे एग्जीबिशन जो लगाई हुई है थोड़ी सी, उसको आप देखें, जिससे कि इसका प्रचार प्रसार आपके माध्यम से मैक्सिमम हो पाएगा। हम सब तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन आपके द्वारा हम 15 करोड़ मतदाताओं तक जरूर पहुंच सकते हैं, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। कुछ लोगों ने ये शंका व्यक्त की थी जब हम लोगों ने पूछा कि भाई ये पोलिंग परसेंटेज वगैरह क्यों कम है, तो कुछ ने कहा कि शायद कुछ मतदाताओं ने कि हम पे एपिक कार्ड कहीं खो गया है, शायद इसलिए हम वोट डालने नहीं गए। मैं बताना चाहूँगा कि एपिक कार्ड के अलावा 11 ऐसे दस्तावेज और हैं जिनके प्रूफ के द्वारा उनकी पहचान की जाएगी, और अगर उनके पास मतदाता एपिक कार्ड नहीं भी है तो उनके जरिए वो जा सकते हैं वहाँ पे और उनको वोट डालने का अधिकार पूर्ण दे दिया जाएगा। जैसे पैन कार्ड है, पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी पासबुक है, मनरेगा कार्ड है और आपका आधार कार्ड है। इस तरह के कई 11 हमारे दस्तावेज हैं जिनके थ्रू वो जा सकता है, और कोई ये मतलब फील ही ना करे कि मेरा नाम अगर सूची में है और मुझ पर एपिक कार्ड नहीं है तो मतदाता मैं कार्ड अपना उपयोग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अब वोट डालना। उसके लिए हमारा आयोग जो भी संभव प्रयास होगा उसमें कहीं पीछे नहीं हटेगा, और अगर आपको भी कोई सजेशन देने होंगे तो आप हमें भेजें, और हम चाहेंगे कि हमारे इस प्रदेश का टर्नआउट भी बढ़े, वो भी बहुत आवश्यक है, जिसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि 2019 के चुनावों से भी हो रहा है, इस बार भी उत्तर प्रदेश में सभी बूथों पर ईवीएम एंड वीवीपैट सभी बूथों पर लगाई जाएगी, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में कम से कम 5 पोलिंग स्टेशन की वीवीपैट स्लिप्स को ईवीएम काउंट से मैच किया जाएगा। आयोग ने सीईओ को ईवीएम और वीवीपैट के बारे में व्यापक जागरूकता और उपयोग में आसानी के लिए फिजिकल तथा डिजिटल पहुंच बढ़ाने के लिए भी कहा है कि सभी लोगों को इसके बारे में बताया जाए। अगर किसी की भ्रांति है उसको दिखाया जाए कि ये ईवीएम है, ये वीवीपैट है, और इसको आप खुद देख सकते हैं कि जो आपने बटन दबाया हुआ है वो आपको दिख रहा है। और आई थिंक देखने से बड़ा प्रमाण कुछ नहीं होता। सीइंग इज बिलीविंग। इफ यू कैन सी इट यू कैन बिलीव इट, इवन दैट इफ यू डू नॉट बिलीव इट यू कैन नॉट बिलीव योर आइज। तो इस तरह का जो प्रचार है उसको हम वीडियो के जरिए, फिजिकल पहुंच के जरिए, और सभी जो वैन भी हैं उसके थ्रू हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि सबको इसके बारे में पूर्ण जागरूकता हो। एक और इम्पोर्टेंट स्टेप है, पारदर्शिता के माध्यम में रखते हुए जितनी नेट कनेक्टिविटी पूरे प्रदेश में पूरी तरह से नहीं है, उसके बावजूद 1,74,351 मतदान स्थलों में से एटलीस्ट 1 लाख मतदान स्थलों पर वेबकास्टिंग की जाएगी, लाइव वेबकास्टिंग पोलिंग बूथ के अंदर, कि सो डैट हम सबको दिखा सकें कि पारदर्शिता पूरी तरीके से है बूथ के अंदर। हम लोग खुद मॉनिटर करेंगे, डीओ मॉनिटर करेंगे, पूरा सिस्टम होगा मॉनिटर करने का, जिससे कि किसी बूथ की पारदर्शिता सभी के सामने उपलब्ध हो और किसी तरह की भी गड़बड़ी किसी भी बूथ में ना होने पाए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा वोटर टर्नआउट के बारे में। देखिए, ये उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है। ये प्रदेश नहीं, अपने आप में एक बड़ा देश की बराबर एक वो है, जहाँ पे 403 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज हैं। उसके बावजूद यहाँ की जनसंख्या भी बहुत जागरूक है, पॉलिटिकली भी जागरूक है। उसके बावजूद 2017 में जो मतदान का प्रतिशत था वो कुल 61% था, और 61% से लोकसभा का जब इलेक्शन हुआ तो और घटकर 59% रह गया।
ये हमारे लिए एक थोड़ा चिंता का विषय है कि इस इतने बड़े प्रदेश में जहाँ पे पॉलिटिकल जागरूकता पूर्णतया है, वहाँ पर पोलिंग परसेंटेज इतना कम क्यों है। तो हमने इस चीज़ के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी आदेश दिए और उसने समीक्षा भी की है हम विभिन्न टाइम पर कि ये क्यों कम है और इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने, जितने भी डीओज हैं हमारे, उन्होंने खुद देखा कि कहाँ कहाँ हमारी जो असेंबलीज हैं, जहाँ जहाँ हमारे बूथ हैं, जहाँ पर कम परसेंटेज है स्टेट एवरेज से भी, उनको चिन्हित किया है और वहाँ पर जागरूकता के लिए विभिन्न प्रयास किए गए हैं, जिसमें कि आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स के थ्रू पहुँचा गया है, कुछ महिलाएं आइकन्स हम लोगों ने बनाई है, वहाँ पहुँचा गया है और आइडेंटिफाई किया गया है कि क्यों मतदान है। उनको जागरूकता करने के लिए स्वीप की एक्टिविटीज़ बढ़ाई गई हैं, जिससे कि उनको वोटिंग के लिए प्रेरित किया जा सके और वो वोट डालने आए। और जैसा मैंने बताया कि ऑलरेडी हमने महिलाओं को और युवाओं को इस बार काफ़ी हद तक इसमें इन्वॉल्व किया है, तो इसलिए हमें उम्मीद है कि उनके भागीदारी के द्वारा जितने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएंगे वो उसमें भागीदारी करेंगे और जो ये परसेंटेज वोटिंग परसेंटेज का है ये बढ़ना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस दिशा में प्रयास करें कि मतदाता का जो मताधिकार मिला है उसको हम खाली 61% लोग यूज़ कर रहे हैं। ये एक ऐसा देश था जहाँ पर आज़ादी के फौरन बाद सभी 18 वर्ष से लोगों को ऊपर कोई मतदान प्राप्त हो गया था, सारे एडल्ट लोगों को। तो इसकी हम लोगों को महत्ता समझनी चाहिए और इसमें हमें भागीदारी लेनी चाहिए, तभी हम इस चीज़ के हकदार होंगे कि सरकार ने ये काम अच्छा किया या नहीं किया। वरना अगर 60% मतदान रहेगा तो ये काफ़ी कम है, जो कि इस स्टेट को बढ़ाना पड़ेगा। और हमारे सारे प्रयास होंगे इसमें, बूथ की अवेयरनेस, पोलिंग की अवेयरनेस, लोगों की अवेयरनेस, पूरी स्वीप एक्टिविटीज़ जो हमारी होंगी वो इसके ऊपर चलेंगी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कोविड प्रोटोकॉल के बारे में, क्योंकि ये एक अचानक एक नया आयाम जुड़ गया है, जो कि अभी तक लग रहा था कि कोई कोविड की प्रॉब्लम नहीं है। और अभी मैं यहाँ पर आने से पहले कमीशन ने हेल्थ सेक्रेटरी से भी बात की और मुख्य सचिव से भी बात की इसके बारे में। तो जो आज बताया गया हम लोगों को कि यहाँ पर 86% लोगों को यूपी में पहली डोज लग चुकी है वैक्सीनेशन की और 49% लोगों को सेकंड डोज भी लग चुकी है, यानी कि रफली 50% लोग यहाँ पर फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। और ये भी हमें आश्वासन दिया गया है कि 15-20 दिन के अंतर्गत सभी एलिजिबल लोगों को और जो यहाँ पर अवेलेबल हैं उनको पहली डोज सबको लग जाएगी। हम लोगों ने आदेश दिए हैं कि इसको फौरन ही कार्यवाही की जाए और वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाए, जिससे कि जल्दी से जल्द एटलीस्ट 100% लोग शुड बी एब्सोल्युटली विद ए फर्स्ट डोज एंड ऑल एलिजिबल शुड बी गिवन द सेकेंड डोज आल्सो। एंड जो यहाँ पर मैंने ओमाइक्रोन के केस के बारे में भी समीक्षा की कि पूरे यूपी में कितने केस आए हैं, तो मुझे मालूम पड़ा कि केवल 4 केस अभी तक यहाँ आए हैं। उसमें से 3 लोग तो ठीक होकर वापस भी चले गए हैं, वो लोग बाहर से ही आए थे एंड नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ की उसमें थे, एक रायबरेली में था। तो वो लोग 3 तो ठीक भी होकर वापस चले गए, वो निगेटिव हो चुके हैं। एक शायद अभी कल परसों में कोई आया है, उसको ये लोग देख रहे हैं। तो ऐसा यहाँ प्रदेश के अंदर माइक्रोन का कोई ओमाइक्रोन का ज़्यादा इफेक्ट अभी तक नहीं है। उसके बावजूद भी इन लोगों को हम लोगों ने पूरी तरीके से ये बता दिया गया है कि कोविड को देखते हुए, और हमने इसके बारे में यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी से भी चर्चा की थी यहाँ पर आने से पहले। वी हैड ऑलरेडी मेट द हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया और उनसे भी इसके बारे में पूरी चर्चा करी थी कि कोविड वैक्सीनेशन इन 5 पोल बाउंड स्टेट में बढ़ाना ही पड़ेगा और इट हैज टू बी एक्सपीडाइटेड। Simultaneously, we have also directed them that all polling officials who will be on the duty will be absolutely fully vaccinated. 100% वैक्सीनेशन वही लोग होंगे जो ड्यूटी पर लगाए जाएंगे और जो हमारे पोलिंग ऑफिशियल्स हैं उनको फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा दिया जाएगा और उसके लिए आदेश जारी हो चुके हैं। और जो भी एलिजिबल होंगे उनको बूस्टर डोज का भी प्रावधान किया गया है और वो उनको प्रायोरिटी पर दी जाएगी। कोविड की दृष्टिगत भी जो सभी चीज़ें आवश्यक हैं वो हर पोलिंग बूथ पर होंगी। हमारा हर पोलिंग बूथ कोविड कंप्लाइंट बिहेवियर के साथ वर्क करेगा। सभी डीओस को निर्देश दिए गए हैं और लोगों ने सामग्री जितनी भी है, जैसे थर्मल स्कैनर हैं, मास्क हैं, सैनिटाइजर्स हैं, they have already been under the process of procurement, and each and every voter who comes to the polling stations will be provided these facilities also.
एंड इन लोगों के सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसीलिए सारे डीओस को कहा गया है कि खुद जाकर देख कर आएँ। इसीलिए पोलिंग स्टेशन का जो नंबर है वो बढ़ाया गया है और लोगों को जो है कम किया गया है। और इसके अंतर्गत ही मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा जो मैं आपके थ्रू बताना भी चाहता हूँ। अभी तक कमीशन ने ये डिसीजन लिया है कि पोलिंग टाइम का भी 1 घंटे बढ़ाया जाएगा। जो अभी तक यहाँ पर 8 से 5 तक था उसको 1 घंटा बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम मेंटेन करते हैं और थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है तो उसको भी उसमें संज्ञान में लिया जाएगा और ये 1 घंटे का टाइम अक्रॉस द स्टेट बढ़ा दिया जाएगा, एक्सेप्ट जहाँ LWE अफेक्टेड एरियाज हैं उसको ध्यान में रखते हुए बाकी पूरे स्टेट में 1 घंटे का टाइम सबको बढ़ा दिया जाएगा। और राज्य, जिला और विधानसभा के स्तर पर भी हेल्थ नोडल ऑफिसरों को भी नामांकित कर दिया गया है। सारे हेल्थ नोडल ऑफिसर्स को नामांकित किया गया है। दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रिक्ट एट एवरी बूथ लेवल आल्सो। देयर विल बी नोडल ऑफिसर ऑफ हेल्थ हु विल एंश्योर दैट ऑल पोलिंग बूथ्स आर फुल्ली सेंसिटाइज्ड और उनका जो पूरा सैनिटाइजेशन है वो भी प्रॉपर है। जो मास्क वगैरह होंगे उनका जो वेस्ट डिस्पोजल है उसको प्रॉपर तरह से किया जाएगा, जिससे कि किसी तरह की भी शंका किसी के दिमाग में ना हो। और प्रॉपर कम्युनिकेशन भी किया जाएगा कि हमारे बूथ जो है वो प्रॉपरली मैनेज्ड हैं, सैनिटाइज्ड हैं, आप अपना वोट इसमें आकर कर सकते हैं। कानून और व्यवस्था प्रबंधन के लिए डीजी पुलिस और होम सेक्रेटरी से डिटेल्ड वार्ता हुई है और सारे एसपीज, डीआईजीज एंड पुलिस कमिश्नर से इसके बारे में पूरी चर्चा हुई है कल की मीटिंग में। एंड उनको जो भी कंसर्न्स थे पॉलिटिकल पार्टीज के कि भाई यू कैन नॉट बी बायस्ड, दैट मैसेज हैज गॉन वेरी डीप टू द पर्सन्स। दे विल हैव टू बी with a uniform pattern of behavior to all parties. They cannot be biased for as far as the elections are concerned, so that every political party will have to be given a level playing field. Nobody can favor the one party at the cost of any other party. और इसके अंतर्गत जो हमारे कमीशन के आदेश होते हैं कि जो भी अधिकारी 3 साल से ऊपर किसी भी इलेक्शन प्रोसेस में जो लोग लगे हुए हैं और वो 3 साल से अधिक किसी जगह पोस्टेड हैं उनका ट्रांसफर किया जाएगा और उस तरह का सर्टिफिकेट चीफ सेक्रेटरी और डीजी पुलिस दोनों आयोग को 31 तारीख के दिसंबर के बाद भेजेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ जो आज सुबह की समीक्षा हुई है उसमें 5000 से अधिक पुलिसकर्मियों का ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुका है और जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो कर दिए जाएंगे और 1 जनवरी को उन दोनों ने आश्वासित किया है कि सर्टिफिकेट हम लोगों को दिया जाएगा। इसमें 3440 सब इंस्पेक्टर, 1440 SHO, 14 IPS officers and 39 PPS officers have already been transferred who were there for last 3 years, so that there cannot be any effect of being there for more than a 3 years period, and this particular direction will have to be fulfilled, and they have assured us that the certificates will be given on the 1st of January itself. आयोग ने सभी अंडर दिस कानून व्यवस्था के प्रबंधन में वल्नरेबल तथा सेंसिटिव कंस्टिट्यूएंसी को, क्रिटिकल कंस्टिट्यूएंसी को ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज पर निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि किसी तरह की भी सब्जेक्टिविटी ना आने पाए और जो रियली वल्नरेबल हेलमेट्स हैं वहाँ के लोगों को कम से कम किसी तरह से कोई वोट डालने को रोक ना पाए और पूरा उनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए जाएंगे, जिससे किसी तरह की उनको अव्यवस्था ना हो, हर आदमी सुचारू रूप से वोट डाल सके। और जहाँ क्रिटिकल हमारे पोलिंग स्टेशंस के और आसपास के एरियाज हैं उनको भी पूरी निगरानी रखी जाएगी और उसको कंप्लीटली पुलिस देखेगी कि किसी तरह की भी अराजकता न फैल पाए। सभी सीमा चौकियों पर 24 घंटे CCTV निगरानी कैमरों से रखा जाएगा। अनैतिक गतिविधियों को रोकने के लिए मजबूत सीमा जांच के लिए विस्तृत योजना तैयार की जाएगी। निर्देश दिया है कि राज्य पुलिस की सीमावर्ती राज्यों के समकक्षों के साथ नियमित बैठक की जाए और सीजस की वीकली रिपोर्ट समीक्षा करें। सभी जो हमारे राज्य से लगे हुए राज्य हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो दूसरे राज्यों के समकक्ष अधिकारी हैं अप टू द चीफ सेक्रेटरी लेवल